नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले देश में लोकतंत्र के लिए कोई जगह नहीं जब से भाजपा आई है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अब कर्नाटक की ईदगाह की जमीन को बता दिया सरकारी। जी हाँ, मुस्लिम समुदाय कोर्ट का रुख करने की फिराक में, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगले बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, श्रीकांत त्यागी बीजेपी का नेता जिसने महिलाओं के साथ बदतमीजी की थी दोस्तों, वो निकला जेपी नड्डा का खास। जी हाँ, कांग्रेस ने दिखाए फोटो, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे केजरीवाल, बोले 23 साल में गुजरात का कोई विकास नहीं, सिर्फ 5 साल दे दो, 5 साल में करेंगे गुजरात का विकास। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल आपको बता दें, 3 कृषि कानून के बाद किसान युवाओं के लिए उतरेंगे सड़कों पर, किसानों ने किया बड़ा ऐलान, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों लग सकता है बड़ा झटका। बिहार में जेडीयू ने कर दिया है खेला। जी हाँ, दरअसल बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार से दूरी बना ली है जेडीयू ने, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों। दरअसल आपको बता दें, यासीन की फैमिली का कहना है कि फिलहाल यासीन बिल्कुल निर्दोष है। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के बाटला हाउस से यासीन नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है वो दूसरे देशों को फंडिंग करता था, लेकिन उसकी फैमिली का कहना है कि उसने अभी 4,000 हमसे मांगे हैं, तो वो कहां से फंडिंग करेगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले अगर देश में लोकतंत्र जिंदा होता तो आज सीबीआई और एनआईए रेडे नहीं मार रही होती, विपक्ष को गिरफ्तार नहीं कर रही होती, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बताया दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा असदुद्दीन ओवैसी का गुस्सा, बोले आखिरकार देश में चल क्या रहा है। जी हाँ, लोकतंत्र को खत्म कर लोगों की आवाजें दबाई जा रही हैं। ओवैसी का कहना है कि संसद से सड़क तक आम जनता को बोलने नहीं दिया जा रहा है, और अगर आम जनता बोलने की कोशिश करती है तो उसको रोक दिया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ऐसे लोकतंत्र नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किताब लिखी थी दोस्तों, उसमें देश में लोगों को बोलने का हक और संविधान का हक भी दिया गया था, लेकिन आज जो देश में हो रहा है दोस्तों, वहां पर हम बखूब देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बड़े बड़े दावों की पूरी तरीके से पोल खुल चुकी है। खास करके आपने देखा कि 3 कृषि कानून के बाद प्रधानमंत्री बैकफुट पर आ गए थे, लेकिन फिर उसी कानून को वो सही ठहराने लगे। आज दोस्तों कहीं ना कहीं सरकारें जो कर रही हैं उसके ऊपर सवाल उठ रहा है। आप देखिए, आम जनता की बेरोजगारी, गरीबी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन देश में इन मुद्दों को अहमियत नहीं दी जा रही है। जाहिर सी बात है, अगर देश में कोई मुद्दा उठता है दोस्तों, तो उस मुद्दे की एक बड़ी जो यहाँ पर बात होती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो सोच लिया है कि फिलहाल इन मुद्दों पर बात ही नहीं करना है। और दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं कि ये हो रहा है, इससे पहले भी कई बार ये सवाल उठ चुके हैं सरकारों के ऊपर कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप पार्लियामेंट में बोलने ही नहीं दोगे, जब आप विपक्ष को गरीबी बेरोजगारी के मुद्दे उठाने ही नहीं दोगे, तो फिर कैसा लोकतंत्र। एक तरफ बीजेपी कहती है कि हमारे देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, दूसरी तरफ दोस्तों बीजेपी विपक्ष को रोकने से बोलने से रोकती है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में महंगाई बेरोजगारी को अपना दोस्त बना लिया, और बीजेपी के नेता कहते हैं कि महंगाई है कहाँ। आप समझिए, महंगाई को तो दोस्तों इन लोगों ने दरकिनार कर दिया है, गरीबी को दरकिनार कर दिया, और जब तक बीजेपी सत्ता से नहीं जाएगी तब तक आप लिख कर ले लीजिए, लोकतंत्र की हत्या इसी तरीके से होनी है। क्योंकि लोकतंत्र का जो मजाक बन रहा है वो सभी देख रहे हैं कि आखिरकार आजकल लोकतंत्र में हो क्या रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों गरजे राहुल गांधी, बोले फिलहाल सब जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ावा दिया। आपको बताता चलूं दोस्तों, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि तानाशाह जाग गया है।
ईडी, सीबीआई और एनआई के जरिए लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ईडी सीबीआई से नहीं डरने वाले, जो होगा वो देख लेंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों कांग्रेस ने एक बड़े पैमाने पर, आपको पता हो कांग्रेस आजकल जो यहाँ पर मार्च निकाल रही है, क्योंकि जो इस वक्त देश के हालात है उसके लिए दोस्तों कांग्रेस को सड़क पर उतरना ही पड़ेगा, खास करके खुद के लिए भी। खुद के लिए इसलिए दोस्तों क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को खरीद लिया जाता है, खरीद फरोख्त की जाती है कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को पैसों से। खास कर आप देखिए जो लोग बिकते नहीं उनके ऊपर कार्रवाइयां कर दी जाती हैं, और यही कारण है जो राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल तानाशाह जाग गया है और तानाशाही पर उतर आया है। अब तानाशाह जाग गया है और तानाशाही पर उतर आया है दोस्तों, ये आप अच्छे समझते हैं राहुल किसके लिए कह रहा है। तो प्रधानमंत्री के कहीं ना कहीं दोस्तों वादे और जितने भी झूठे वादे हैं सबकी पोल तो खुली चुकी है, क्योंकि भाई राहुल गांधी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर हमलावर हो गए। फिलहाल तो यही है कि अब देश की परिस्थितियां बदल रही हैं और कहीं ना कहीं देश में दोस्तों विकास का जो काम था, जो रुका पड़ा था, वो भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों नीतीश कुमार ने दिया बड़ा झटका, जेडीयू करने वाली बीजेपी के साथ खेला। दरअसल दोस्तों इन दिनों बिहार की राजनीति सबसे ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच गई है, और बिहार की राजनीति की ये कह सकते हैं दोस्तों कि आजकल चर्चा हर कहीं हो रही है। अब बिहार की राजनीति की चर्चा क्यों हो रही है दोस्तों, क्योंकि भाई आरपी सिंह के जाने के बाद बीजेपी और जेडीयू में ठन गई है। बीजेपी और जेडीयू को सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही है, और वो है दोस्तों एक दूसरे पर वार टू वार। क्योंकि जाहिर सी बात है लल्लन सिंह कल जो कि जेडीयू के नेता है, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह को इतना पैसा किसने दिया, यानी कि दोस्तों उनका तंज, लल्लन सिंह का तंज बीजेपी पर था कि जो है आरपी सिंह को पैसा बीजेपी ने दिया है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों जेडीयू ने एक और ऐलान भी किया। जेडीयू ने यह भी साफ कर दिया कि वो मंत्रिमंडल के विस्तार में शामिल केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में शामिल नहीं होगी। इसका मतलब आप समझते हैं दोस्तों कि नीतीश कुमार बीजेपी से पूरा किनारा कर चुके हैं। बीजेपी और नीतीश के बीच में ये कह सकते हैं 2024 से एक अलग ही वार दिखाई दे रही है, और ये वॉर दोस्तों बड़ी खतरनाक है। 2024 आते आते मुझे लग रहा है बीजेपी और जेडीयू में दोस्तों कांटे की टक्कर हो जाएगी, जिसके बाद जेडीयू अलग हो जाएगी और बीजेपी अलग हो जाएगी। हालांकि उसके बाद क्या होगा हम भी जानते हैं कि बीजेपी जेडीयू के कई नेताओं के ऊपर ईडी के छापे पड़वाएगी और तफ्तीश करवाएगी। यही है जो हर बार दोस्तों नीतीश जाते जाते भी रुक जाते हैं, क्योंकि शायद नीतीश को पता है कि जब वो बीजेपी से बाहर जाएंगे तो बीजेपी उनके ऊपर भी ईडी, सीबीआई, एनआई को लगाएगी, और इसीलिए नीतीश कहीं ना कहीं दोस्तों ये कह सकते हैं कि बीच में खेल कर जाते हैं। लेकिन ये भी साफ है कि फिलहाल नीतीश जो कर रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल तो उठते ही हैं। सवाल भी ऐसे दोस्तों कि प्रधानमंत्री के हर सवाल का जवाब जनता के पास है, लेकिन जनता से कोई सवाल नहीं पूछा जाता, विपक्ष से पूछे जाते हैं। महंगाई बढ़ गई तो इसका जिम्मेदार विपक्ष है। बीजेपी की अगर कहीं बिहार में सरकार गिर गई तो इसका जिम्मेदार भी विपक्ष होगा, क्योंकि दोस्तों बिहार में नीतीश के जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो टोटली बीजेपी के खिलाफ है। आप देखिए कि बीजेपी के नेता आए दिन नीतीश को घेरते रहते हैं और कानून व्यवस्था का हवाला भी देते रहते हैं। उधर जो जेडीयू के नेता है वो बीजेपी को घेरने में लगे रहते हैं। तो ये तो साफ दिखाई देता है कि भले ही डबल इंजन की बिहार में सरकार चल रही हो, लेकिन एक दूसरे से उलझते ये लोग रहते हैं। इसलिए उलझते रहते हैं क्योंकि शायद इनको पता है कि भैया बिहार की स्थिति बहुत ही खराब है, और जब बिहार की स्थिति खराब है दोस्तों तो ये भी साफ है कि बिहार की राजनीति भी बड़ी खतरनाक हो रखी है इस वक्त। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजा फिर से एक बार मुस्लिम समुदाय। कांवड़ यात्रा में दोस्तों कोई सख्ती नहीं, लेकिन मुहर्रम के जुलूस में योगी आदित्यनाथ ने जमकर एटीएस के जवानों को तैनात किया है। आपको बताते चले दोस्तों एटीएस के जवानों को तैनात किया गया है, खास कर मुहर्रम की ये जो वो निकल रहा है दोस्तों, जुलूस निकल रहा है। आप सब जानते हैं दोस्तों कि मुहर्रम का जो जुलूस है
वो हर साल निकलता है। अभी कांवड़ यात्रा जब निकली तब उसमें दोस्तों दंगे का, आतंक का असर योगी आदित्यनाथ को नहीं दिखाई दिया। लेकिन दोस्तों जैसे ही मुहर्रम की तैयारियां शुरू हुई तो योगी आदित्यनाथ को दंगों का डर सताने लगा। यानी कि मुसलमान अगर कुछ भी करे दोस्तों तो उसकी हर चीज पर सवाल उठाया जाता है। क्या दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी हर छोटी सी बात का बतंगड़ बनाती है, और उस छोटी सी बात का जब बतंगड़ बनता है दोस्तों तो ये आप भी समझ सकते हैं कि देश की परिस्थितियां क्या हो जाती हैं। प्रधानमंत्री ने जितने भी वादे किए, जितनी भी चीजें बोली, उसका कोई वजूद ही नहीं है। आप देख लीजिए, जो बोलते हैं प्रधानमंत्री वो करते नहीं, और जो करते हैं वो बोलते ही नहीं। जी हाँ, देश की जनता को जो चीज बताई गई कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपका महंगाई कम कर देंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, लेकिन दोस्तों इसमें से एक भी नहीं हुआ। हर साल 1 करोड़ नौकरियां मिली? नहीं मिली। 1 लाख भी नहीं मिली होंगी हर साल। 1 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। तो प्रधानमंत्री के वो जो दावे थे ना, वो अब जनता के सामने आ चुके हैं, और जनता जान चुकी है कि दरअसल हमारे देश के जो पीएम है वो बातें बनाने में बहुत ही माहिर है। हालांकि मैं इसके लिए और ऐसा शब्द यूज कर सकता था दोस्तों, लेकिन मैं इसको ज्यादा खींचना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि प्रधानमंत्री को कोई असर तो पड़ता नहीं है। दुनिया उन्हें भला बुरा बोले, उनकी कमियां निकाले, प्रधानमंत्री को तो लगता है यही मेरी तारीफ है, ये बहुत अच्छा हो रहा है मेरे साथ। और अपनी बेइज्जती कराने के बाद विपक्ष को ऐसा बताया जाता है कि भैया देखिए मैं तो कितना अच्छा इंसान हूं, कितने अच्छे से देश को चला रहा हूं। जो 400 रुपए की गैस की टंकी थी वो मैंने जो यहाँ पर 1200 रुपए की कर दी है। जो आप 5 रुपए का साबुन मिलता था वो मैंने 20 रुपए का कर दिया है। जो 100 रुपए की चीज मिलती थी उसे 1000 का कर दिया है। और उसके बाद भी आप लोग कहते हैं कि मोदी जी बुरे हैं, और अंधभक्तों के लिए तो ये बहुत ही बुरा है, क्योंकि अंधभक्त दोस्तों आए दिन यही सोचते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। बताइए आप। अब लेकिन उन अंधभक्तों को ये पूछे कि क्या मुमकिन है, क्योंकि दोस्तों ये मुझे समझ में नहीं आता कि फिलहाल हो क्या रहा है। चलिए, मुहर्रम की बात आई थी इसलिए मुझे प्रधानमंत्री के बयान याद आ जाते हैं बीच में। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों दिल्ली के बाटला हाउस से आसिफ नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। अब आसिफ के परिवार वालों का कहना है दोस्तों कि आसिफ जो है वो एसआई का एजेंट नहीं है, ना ही वो विदेशों को फंडिंग कर रहा है। दरअसल दोस्तों दिल्ली के बाटला हाउस से आसिफ नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से उनका लैपटॉप और उनका फोन जब्त कर लिया गया, जिसके बाद ये बताया गया विपक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कि आसिफ पटना के रहने वाले जो आसिफ हैं वो यहाँ से देश से, अपने देश से फंडिंग कर रहा है, दूसरे देशों की मदद कर रहा है चंदा इकट्ठा कर करके। अब देखिए दोस्तों, दूसरे देशों की मदद कर रहे हैं चंदा इकट्ठा कर कर। ये किसने कहा है? ये दिल्ली की पुलिस ने कहा है, मतलब एटीएस की टीम ने कहा है। अब इस पर सवाल उठा दिए हैं। आपको बताते चले, उसके आसिफ का जो परिवार है उनका कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो हमारा भाई कभी भी एसआई का एजेंट नहीं हो सकता। अभी उसने हमसे 4000 रुपए लिए, उसको जरूरत थी, और उसके बाद इतने पैसे ही नहीं होते कि वो फंडिंग कर पाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये दोस्तों कि वो एक पढ़ने वाला स्टूडेंट है। हालांकि आपको बता दें एटीएस की जो टीम है उसका ये कहना है कि इसके खिलाफ सबूत भी मिले उन्हें। अब कौन से सबूत मिले ये तो आने वाले वक्त पे पता चलेगा, लेकिन उनकी फैमिली काफी ज्यादा परेशान है, और उनका यही कहना है कि फिलहाल हमारा जो भाई है वो बिल्कुल बेगुनाह है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, उसे जानबूझकर दिल्ली पुलिस फंसाने की कोशिश कर रही है। अब दोस्तों देखिए, सीधी सी बात यह है कि वो एक स्टूडेंट है, पढ़ने वाला है। सब कुछ देखना चाहिए कि क्या सच में वो इन चीजों में है, और अगर है तो दोस्तों सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर बेगुनाह है तो जाहिर सी बात है उसे छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसका परिवार काफी परेशान चल रहा है। हालांकि उस लड़के को देखकर लगता तो नहीं है, लेकिन दोस्तों किसी की शक्ल पे लिखा नहीं रहता। पर यह बात साफ है दोस्तों कि कई बार पुलिस वालों से और टीम से गलतियां भी होती हैं। ऐसे लोगों को ये लोग गिरफ्तार कर लेते हैं जिनका कुछ इस चीज से लेना देना नहीं होता, टेरर से, लेकिन फिर भी उन लोगों को सिर्फ विदेशी फंडिंग के नाम पर उठा लिया जाता है। उनसे अजीब अजीब से सवाल पूछे जाते हैं, डराया धमकाया जाता है, कभी कभी तो डरा धमका कर उनसे जुर्म भी कबूलवाए जाते हैं। और ये हमने कई बार ऐसे केस देखे, कई बार ये देखने को पता चला है। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि सरकार और सरकार की नीतियों पर सवाल उठता रहता है, खास करके जब बात मुस्लिमों की आती है। क्योंकि आप देखिए, जिन लोगों ने ट्रेनें जलाई, जिन लोगों ने अग्निपथ योजना में खूब उत्पात मचाया, जगह जगह तोड़फोड़ की,
उन लोगों को भी दोस्तों जो है यहाँ पर अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई पुलिस। वो तो नीतीश थे जिन्होंने उनके पोस्टर लगवा दिए, वरना बीजेपी तो दोस्तों एक भी हिंदू भाई का पोस्टर ही नहीं लगवाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भैया ये तो हमारे ही समाज के हैं, अगर हमने इन्हें इनसे बेर ले ली तो आने वाले समय में हमें हिंदुत्व के नाम पर वोट नहीं देंगे, क्योंकि फिर ये समझ जाएंगे कि अरे हम तो वही कर रहे हैं, ये तो हमारे साथ भी वही कर रहे हैं जो ये मुस्लिम समुदाय के साथ करते हैं। और यही कारण दोस्तों बीजेपी ने अपनी राजनीति को अलग तरीके से बनाकर रखा हुआ है। एक तरफ को मुस्लिमों को बांट रखा है, एक तरफ हिंदू भाइयों को, और दो पक्षों में, दो धड़ों में दोस्तों ये सब कुछ बटा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगेगा बड़ा झटका। दरअसल आपको बता दें गुजरात में अरविंद केजरीवाल के बड़े दावों से बीजेपी की निकली हवा। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में जमकर ऐलान कर दिया कि फिलहाल इस बार गुजरात की जनता हमें चुने और सिर्फ 5 साल का मौका दे दे। जो बीजेपी ने 23 साल में नहीं किया वो सिर्फ हम 5 साल में करके बताएंगे। अगर हम 5 साल में ना करें तो हमें गुजरात से बाहर फेंक देना, हरा देना। खास करके अरविंद केजरीवाल ने उन व्यापारियों से भी बात की जिन व्यापारियों का दोस्तों कपड़ों का बिजनेस है और जिन व्यापारियों को धीरे धीरे कर बीजेपी खत्म करने का काम कर रही है। इसीलिए जो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने ये सीधा सीधा बोला कि फिलहाल वो उन लोगों के साथ हैं जो लोग कहीं ना कहीं बीजेपी से परेशान हो चुके हैं। खास कर दोस्तों जो व्यापारी है ना वो तो बहुत ही परेशान है बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी लगातार देश में जो जीएसटी बढ़ाई जा रही है, जो दुकानदार हैं उनकी टेंशन बढ़ जा रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों आप देखिए कि फिलहाल जिन दुकानदारों से वोट लिया जाता है उनसे चंदे भी मांगे जाते हैं। जी हाँ, पार्टियों में फंडिंग भी इसी तरीके से होती है, चंदे भी मांगे जाते हैं। एक भव्य आयोजन करने के लिए दुकानों से पैसा लिया जाता है। ये जो पैसा उड़ाया जाता है जनता का पैसा होता है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि आज जो पैसा जनता का पैसा है उस पैसे की कोई कीमत ही नहीं है। बीजेपी अपने फायदे के लिए कुछ भी यूज कर लेगी, लेकिन आम जनता के पास दोस्तों खाने को खाना नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है, और उसके बाद भी भारत में सब कुछ ठीक है, सब कुछ चंगा सी ही हमारी मोदी सरकार कहती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का दोस्तों सड़कों पर प्रदर्शन, जमकर बरसी कांग्रेस। दरअसल आपको बता दोस्तों महंगाई के खिलाफ इन दिनों विपक्ष की पार्टियां बीजेपी को घेरने में लग गई हैं। अब इसीलिए आपको बता दें दोस्तों कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर बीजेपी का विरोध किया है। खास कर बढ़ती महंगाई और बीजेपी की तानाशाही को लेकर जमकर हंगामे हो रहा है। न सिर्फ दोस्तों कांग्रेस बल्कि जेडीयू और दूसरी पार्टियां भी बीजेपी का विरोध करने में लगी हैं। आपको बताते चलें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कांग्रेस ने गरजते हुए कहा कि फिलहाल कांग्रेस ने पिछले 10 सालों में कुछ नहीं किया। जनता ने नरेंद्र मोदी को एक नहीं दोस्तों 2 बार मौका दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने दोस्तों जनता की उम्मीदों पर नहीं उतरे खरे। अब नरेंद्र मोदी को क्या लगता है दोस्तों कि जो तीसरी बार जो चुनाव होगा ना लोकसभा का, उसमें भी वही जीत जाए। प्रधानमंत्री ने पहले से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया है, और वो भी ऐसा माहौल दोस्तों जिससे कि प्रधानमंत्री आराम से जीत सके और दोस्तों विपक्ष को हरा सके। आप देखिए पहले से ही तैयारियां की जाती हैं, लोगों को डराया धमकाया जाता है, उनको चिल्लाया जाता है, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि ईडी सीबीआई एनआई इन लोगों के जो कारनामे हैं दोस्तों वो साफ साफ दिखाई देते हैं। और ये भी साफ हो जाता है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से जो वादे किए थे उन वादों का दोस्तों कोई मतलब नहीं रहा। मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन लाने वाले हैं, मोदी जी आएंगे ये करेंगे, मोदी जी आएंगे वो करेंगे, लेकिन मोदी जी ने किया क्या? सिर्फ देश का बंटवारा, सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान। अभी एक और मामला सामने आया, कर्नाटक में अब ईदगाह की जमीन को सरकारी बता दिया गया, जिसके बाद मुस्लिम वक्फा बोर्ड जो है वो अदालत जाने की तैयारी में लग गया है। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको